जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसी को गुडविल बोलते हैं, या दूसरा पॉइंट है इसमें कैपिटल रिजर्व। ये दो पॉइंट है। अब एक एक करके समझना है हमको। गुडविल की वैल्यू कब बनेगी क्वेश्चन में, और कैपिटल रिजर्व कब बनेगा क्वेश्चन में। तुमको बताएगा नहीं, तुमको चेक करना पड़ेगा कब गुडविल है उसमें और कब कैपिटल रिजर्व है। तो गुडविल की वैल्यू कब होती है? जब कोई आप सब्सिडरी कंपनी खरीद रहे हैं, कंपनी की एक कॉस्ट जो है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, ठीक है। उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 1 लाख की है। ऊपर बताता है क्वेश्चन में, और नीचे असेट्स में उसकी खरीदने वाली वैल्यू देता है, आपने कितने रुपए में इन्वेस्ट किया है बताता है ना असेट साइड में। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मतलब जो आपने पे किया है, वो पे कर दिया आपने कितना? 1,20,000 रुपया। जब भी आप कम वैल्यू के लिए ज़्यादा अमाउंट देंगे तो ज़्यादा अमाउंट जो दी जा रही है वो गुडविल के लिए दी जा रही है। बात समझ पा रहे हैं वाली? तो इसमें 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये 20,000 रुपये क्या है? यही गुडविल है। और इसी गुडविल को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब इस गुडविल का करेंगे क्या? जब हम नई वाली बैलेंस शीट बनाते हैं ना, कंसोलिडेट वाली बनाते हैं, तो इस गुडविल को असेट्स की साइड लिख देंगे, और कहां पे? इंटेंजिबल असेट्स में। बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में दिया होता है ना, एग्जांपल से समझो कि लायबिलिटीज के साइड में ए और बी की दोनों की कैपिटल दी होती है। ए की कैपिटल दी है मानो 10 लाख रुपए, और बी की कैपिटल दी है 2 लाख रुपए। अब ए जो है वो होल्डिंग कंपनी है, बी जो सब्सिडरी कंपनी है, बी को खरीदना है। तो क्वेश्चन में नीचे ही फिर असेट्स के साइड में दिया होता है वैल्यू एक बार, और किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से। और इन्वेस्टमेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ऐसे बोलता है ना वो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट दिया है किसका दिया है? बी लिमिटेड में दिया है, और इसकी वैल्यू उसने दे दी 2,20,000 रुपया। रियल में वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। पेमेंट कितने का कर रहा है वो? 2,20 का। तो 20 का पेमेंट ज्यादा कर रहा है, तो जब भी ज्यादा पेमेंट करेगा तभी क्या आने वाली है? गुडविल आने वाली है। बात समझ गए? क्लियर है एकदम? ठीक है। अब समझते हैं कैपिटल रिजर्व क्या चीज़ है। तो कैपिटल रिजर्व में क्या होता है कि अगर किसी की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उसको जो पेड कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 90,000 का, तो आप कम पेमेंट कर रहे हैं। जब भी आप कम पेमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा, और फायदे को रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे? जो 10,000 रुपये ये कहाँ जाएंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। और कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है? जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेड बनाते हैं, तो उस हेड में एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व लिखा जाता है वैसे लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब जो एग्जांपल से समझ सकते हो, मान लो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो हेड है, वहाँ पे ए और बी दो की वैल्यू लिखी हुई है, इसकी 10 लाख, इसकी कितनी? 2 लाख। लेकिन फिर असेट्स की वैल्यू होती है क्वेश्चन में, और वहाँ पे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड। कितना लिख दिया यहाँ पे? यहाँ लिख दिया उसने 1,80,000 रुपया। असेट्स कितने की थी? सॉरी, उसकी कीमत कितने की थी? 2 लाख की। खरीद कितने में रहा है? 1,80 में। 20,000 कम में खरीद रहा है, तो जो वैल्यू कम पेमेंट कर रहे हैं वही क्या है? कैपिटल रिजर्व है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर है कंसेप्ट ये? क्वेश्चन में तुमको कभी भी नहीं बताएगा ये गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, तुमको खुद से चेक करना पड़ेगा कि वो गुडविल है या वो कैपिटल रिजर्व है। समझ के बाद चेक कैसे कर पाएंगे? ऊपर वैल्यू देख लो कितनी है उसकी कैपिटल, और नीचे पेमेंट कितना है। पेमेंट ज़्यादा है तो गुडविल है, और पेमेंट कम है तो रिजर्व है। समझ में आ गई एकदम? ठीक है। अब समझो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो अब एक बार। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है।
हेडिंग भी दी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एग्जाम में नहीं दी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे कह रहा है, 31 मार्च 2017 को अमन लिमिटेड तथा नमन लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से हैं। पहला अमन लिमिटेड है, दूसरा नमन है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक शेयर है, पहले कैपिटल है 2.5 लाख रुपये, दूसरी कैपिटल है 1,20,000 रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख रुपये का पहले वाले का, करंट लाइबिलिटीज है दोनों का, नॉन करंट असेट्स है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है इक्विटी शेयर इन नमन लिमिटेड। नमन लिमिटेड की वैल्यू कितनी की है वैसे 1,20,000 की, लेकिन इन्वेस्ट कितने का कर रहा है 1,40,000, 20,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो किसका है, गुडविल का पेमेंट है। ठीक है, करंट असेट्स दिए दोनों की। 31 मार्च 17 को अमन लिमिटेड ने नमन लिमिटेड के समस्त अंश क्रय कर लिए हैं। उपरोक्त सूचना से मिश्रित विवरण तैयार कीजिए। अब इसके लिए हमको वही फॉर्मेट बनाना है पहले वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज ऑन जो भी डेट आपके पास हो उस डेट में। जब भी गुडविल या रिजर्व आएगा तब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करके दिखानी पड़ेगी उसको, जिससे पता चल जाए कि वैल्यू कहाँ से आई है गुडविल की या रिजर्व की। ये है नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये पर्टिकुलर, अब कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। किसको खरीदा, नमन लिमिटेड को। नमन लिमिटेड कैपिटल, कितने रुपए की कैपिटल नमन लिमिटेड की, नमन लिमिटेड की कैपिटल 1,20,000, यहाँ लिखेंगे 1,20,000। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू दे रखी है 1,40,000। अब 1,20,000 की चीज़ को 1,40,000 में खरीदा जा रहा है, 20,000 ज़्यादा पेमेंट है, तो ये जो 20,000 ज़्यादा पेमेंट है यही क्या है, गुडविल है, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला हेड क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है शेयर होल्डर फंड, और पहला है शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है 100 रुपये का एक है, कितनी कैपिटल है पहले वाले की 2,50,000, और 100 रुपये का एक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 25,000 शेयर रहेंगे, नहीं 2,500 शेयर, 2,500, तो 2,500 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाले, तो कितने हो जाएंगे ये 2,50,000। नमन लिमिटेड का जो वो नहीं लिखना है क्योंकि उसको तो खरीद लिया, वो कहीं नहीं आएगा। दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा वैल्यू है रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ कितना है, हाँ कोई बात नहीं, कितना 1,00,000, एक का ही वैल्यू है ना दोनों में से, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा हेड बना लो यहाँ से, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में डायरेक्ट ऐसा सीधा कितना 40,000 प्लस 70,000, कितने हो गए अभी 1,10,000। आगे बस इतना ही है वैल्यू, ठीक है। अगर इसमें कैपिटल रिजर्व होता तो यही लिखा जाता, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे कैपिटल रिजर्व ऐड कर दो,
4,60,000। ये हो गया हमारे पास क्या टोटल लायबिलिटीज। अब सेकंड पॉइंट बनाएंगे इधर असेट्स। असेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स। पहला पॉइंट बनाएंगे फिक्स असेट्स। बताओ क्या क्या है सीधा नहीं, मतलब ये सीधा 2,00,000 टेंजिबल की वैल्यू है ये फिक्स असेट्स में क्यों लिखवा दी फिर? टेंजिबल इंटेंजिबल दो अलग अलग है क्या? ओके ओके ओके, चलो बताओ कितना हो गया ये? 350। इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दूसरी वैल्यू करंट असेट्स 50,000। कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। कितना हो गया? 90,000। बस इतनी वैल्यू है। टोटल कर दो इनका भी। अच्छा वो गुडविल रह गया, करंट असेट्स में आएगा वो इधर, सॉरी फिक्स असेट्स में गुडविल कितना है? 20,000। जो ये वैल्यू है ना पहले वाली फिक्स असेट्स, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे टेंजिबल के नाम से। अब कितना था टेंजिबल में? 2,00,000 प्लस 1,50,000। और ये गुडविल आ गया है तो इसको अब लिखेंगे इंटेंजिबल के नाम से। ऐड कर दो इनको। टोटल असेट्स। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन दिखाओ। 31 मार्च 17 को लाइट लिमिटेड तथा उसकी सहायक डार्क लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्नलिखित हैं। संयुक्त वित्तीय विवरण तैयार कीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। शेयर कैपिटल दिया 10 रुपये का एक शेयर है। 4,50,000, 1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है। स्टेटमेंट ऑफ P&L है। करंट लायबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेबल है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट दे रखा है। टेंजिबल में इन्वेस्टमेंट दिया है 100% इक्विटी शेयर इन डार्क लिमिटेड। और करंट असेट्स है। डार्क लिमिटेड की वैल्यू 1,80,000 की थी, खरीदा कितने में? 1,53,000 में। इसका मतलब क्या? करंट सॉरी कैपिटल रिजर्व है इसमें। नंबर 3 क्वेश्चन, फिर से वही फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन इस बार मैंने इनके बारे में नहीं लिखा है, सीधे कैलकुलेशन। कौन सी कंपनी खरीदी? डार्क लिमिटेड। कितना कैपिटल है इसका? 1,00,000। इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? 1,53,000। कितने बचे? आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 1,80,000। पेमेंट कितने का दे रहे हैं? 1,53,000 का। कम पेमेंट दे रहे हैं तो कम पेमेंट क्या रहेगा आपका? एक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहला हेड आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। पॉइंट A
शेयर कैपिटल, बताओ कितना शेयर कैपिटल है? 10 रुपये का एक शेयर है, 4 लाख, पूरा 4 लाख रुपए, 4,50,000। तो इसका मतलब क्या है कि 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये का, 10 का है ना एक शेयर, तो टोटल मिला के होगा 450। ये सिर्फ हम लाइट लिमिटेड का लिखेंगे, डार्क लिमिटेड का नहीं लिखेंगे। इसके बाद में अगला क्या है? बी पॉइंट है रिजर्व। इसमें दिया है पहला जर्नल रिजर्व, कितना जर्नल रिजर्व है? 1 लाख रुपए एक ही लिमिटेड का दिया है, पहले वाली का। इसके बाद में सरप्लस दोनों का दिया है, एक 35 का एक का दिया है। अब इसमें एक वैल्यू और बढ़ जाएगी हमारी, कैपिटल रिजर्व, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया उधर से, कितना? 27,000 रुपये। अब इसके बाद में आएगा दूसरा करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट नहीं है इसमें, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 पहले वाले का है, दूसरे वाले का 50,000 है, ये हो जाएगा 95,000। इसके बाद क्या है? कितने का? 35,000 प्लस 22,000, ये हो जाएगा टोटल मिला के 57,000। और वैल्यू इसका टोटल हो जाएगा सबका 8,64,000। ये बन जाएगा हमारे पास टोटल लायबिलिटीज। इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा इधर असेट्स का, और इसमें पहला लिखेंगे नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल तो नहीं है, ओके। फिक्स असेट्स 4 लाख प्लस 1,80,000, टोटल मिला के हो गया 580। अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जो डार्क लिमिटेड का है वो नहीं लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था। अब दूसरा पॉइंट रहेगा करंट असेट्स, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, सीधा डायरेक्ट अमाउंट है, डायरेक्ट अमाउंट कितना कितना? 2 बार है और 72,000, ये 2,84,000। और बताओ आगे, ये 2 वैल्यू है, इसका कर दो टोटल, ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल असेट्स। बताओ बात समझ में आ गई? कोई डाउट?